हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कायरलिटी के बारे में और हम देखे थे कि कायरलिटी के लिए मॉलिक्यूल में असिमेट्रिक सेंटर होना जरूरी है। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जिनमें असिमेट्रिक सेंटर नहीं होता बट स्टिल वो क्या होते हैं, कायरल। तो हेडिंग है आज का कायरल मॉलिक्यूल विदाउट असिमेट्रिक सेंटर। उनमें असिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा बट स्टिल वो क्या होंगे, कायरल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला का मॉलिक्यूल हमारे पास आता है, वो आता है एलीन। देखते हैं एलीन कैसे बनता है। हम पढ़ चुके हैं एलीन में क्या होता है, दो डबल बॉन्ड होते हैं। तो अगर मैं सिंपली एलीन बनाऊं ऐसा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एच दे रहा हूं और लेट मैं यहाँ पर अलग अलग दूंगा, ठीक है फिलहाल मैं। और यहाँ पर मैं दे रहा हूं बी आर और यहाँ पर मैं दे रहा हूं आयोडीन। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये एलीन का स्टैगर्ड फॉर्म होगा। ये क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म। ये क्या, कौन सा फॉर्म होगा एलीन का, स्टैगर्ड फॉर्म होगा। और अगर स्टैगर्ड फॉर्म है तो हम लोग यहाँ पर कायरलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर। हम लोग यहाँ पर कायरलिटी निकाल पाएंगे। एक डबल बॉन्ड ऐसा होता है, एक डबल बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, हम लोग देख चुके हैं पहले। क्लियर। अब देखना सिंपली, अगर मैं सिंपली यहाँ से पास करूंगा एक प्लेन, अगर मैं यहाँ से सिंपली एक प्लेन पास करूं तो मेरे को दिख रहा है प्लेन के ऊपर बी आर है, यहाँ पर आयोडीन है और ये एच एफ अलग अलग है। क्लियर ना। तो हमको दिख रहा है कि जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, अलग अलग है। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा क्योंकि प्लेन के जो ऊपर है वो प्लेन के नीचे नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब कायरल। तो देखो एलीन सिस्टम स्टैगर्ड फॉर्म में अगर होगा तो उस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इस वाले मॉलिक्यूल पे नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, कायरल। अब मैं स्टैगर्ड ही एक और बनाता हूं, चेक करेंगे। फिलहाल मैं वेज डैश नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है आप लोग को। ये चेक करो, यहां भी दो डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या है, ये भी हमारा होगा स्टैगर्ड ही होगा। ये भी क्या होगा, हमारा स्टैगर्ड ही होगा। अब अगर मैं यहां से एक प्लेन पास करूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों तो अलग अलग है बट यहां चेक करो, प्लेन के ऊपर भी एच है नीचे भी एच है। वैसे देखते ऐसे नहीं है, ये दोनों अपने आप कट गया है, या तो ये कट जाएगा या ये कट जाएगा। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यहां पर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और अगर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या हो जाएगा, अकाइरल। क्या हो जाएगा ये, अकाइरल। समझ में आया, क्लियर है ना, बहुत सिंपल था। इसको उतारो तो समझ में आ गया ना, उतार लिए। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखना मैं क्या करूंगा। अब मैं बना रहा हूं जिसमें तीन डबल बॉन्ड होगा। अब देखो ये क्या हो गया, तीन डबल बॉन्ड हो गया है ना। मैं यहां पर H दे रहा हूं और यहां पर मैं दे रहा हूं मान लो फ्लोरीन। अब मान लो मैं यहां पर H दे रहा हूं और यहां पर क्या दे रहा हूं मैं, यहां पर दे रहा हूं मैं बी आर। मान लो ऐसा कर दिया। अगर एलीन में दो डबल बॉन्ड था तो वो क्या था, स्टैगर्ड। और अगर एलीन में तीन डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्लिप्स्ड। क्या हो जाएगा ये, एक्लिप्स्ड हो जाएगा। कौन कौन सा फॉर्म होगा ये, एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। और एक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब पूरा मॉलिक्यूल कैसा बन गया है, प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल बन गया है प्लेनर मतलब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा क्योंकि पूरा क्या बन गया है, प्लेनर बन गया है। अब मॉलिक्यूल से मैं एक मॉलिक्यूलर प्लेन पास कर सकता हूं जो इस पूरे मॉलिक्यूल को कट करेगा। फॉर एग्जांपल कैसे दिखाऊं मैं आपको, लेट ये डस्टर है, ठीक है। अगर मैं इस डस्टर को इस बीच से कट कर दूं तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। क्लियर। कैसे बन गया है देखो, एक एच इस तरफ है ऐसे, एक एच ऐसे है, एक बी आर ऐसे है, एक एच ऐसे है और एक सी एल ऐसे है। तो मैं इसको पूरा बीच से काट दे रहा हूं। तो बीच से काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है ना। तो एक्लिप्स फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है और ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अकाइरल। क्लियर। अब मैं चाहे यहां पर सेम चीज करूं या यहां पर डिफरेंट चीज करूं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां देखो, यहां पर सब डिफरेंट है, मान लो मैं इसको भी डिफरेंट कर दूंगा, तब भी ये क्या होगा, अकाइरल। क्योंकि अभी भी इसमें जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो तो रहेगा ही। समझ में आ रहा है। तो अगर तीन ठन आपको तीन डबल बॉन्ड दिख जा रहा है तो कौन सा फॉर्म होगा, वो एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। और एक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और वो क्या होगा, अकाइरल। तो अगर
तीन डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल का सिस ट्रांस निकालते हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर तीन डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, सिस और ट्रांस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले क्या लिखा था, एच। एच और एच दोनों एच सेम साइड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। समझ में आया? चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं ना, मैं इस बार मान लो बी आर को ऊपर कर दिया, एच को नीचे कर दिया, मान लो। क्लियर? अभी भी क्या रहेगा, एक्लिप्स, क्योंकि तीन डबल बॉन्ड है। तीन डबल बॉन्ड मतलब क्या होगा, एक्लिप्स। अगर एक्लिप्स हुआ मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही आएगा, और वो क्या हो जाएगा, अकाइरल। और अकाइरल क्या निकालेंगे हम लोग, सिस और ट्रांस। अब चेक करो, एच एक ऊपर है, एक एच कहाँ है, नीचे है। एक एच ऊपर, एक एच कहाँ है, नीचे है। तो इस बार ये क्या होगा, इस बार ये हो जाएगा ट्रांस। समझ में आया? तो अगर तीन डबल बॉन्ड आ गया है तो वो काइरल नहीं होगा, वो क्या होगा, हमेशा अकाइरल। और उसका क्या निकालेंगे हम लोग, सिस और ट्रांस। तो अभी हम लोग देखते हैं ऐसे एलिन जिसमें दो डबल बॉन्ड हो। क्लियर? इसको मैं रफ मिटा रहा हूं। चलो देखते हैं ना। मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और मान लो ये सी हो गया, ये हो गया डी। तो हमको दिख रहा है दो डबल बॉन्ड है, तो फॉर्म क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म होगा। स्टैगर्ड फॉर्म में कायरलिटी निकल सकता है। अब कायरल एलीन सिस्टम में कायरलिटी का कंडीशंस क्या है सुनना। एलीन सिस्टम में कायरलिटी का कंडीशन क्या है सुनना। एलीन सिस्टम में कायरलिटी का कंडीशन ये है कि उसमें होना चाहिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एलीन सिस्टम में कायरलिटी का रूल क्या है, कायरलिटी का रूल क्या है, होना चाहिए टू डबल बॉन्ड। कितने होने चाहिए, टू डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। या फिर होना चाहिए इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, टू डबल बॉन्ड्स, या फिर लिखोगे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्लियर? सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, ए एंड बी इक्वल नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। वैसे ही सी एंड डी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर दो डबल बॉन्ड है, ए इज इक्वल्स टू बी नहीं है, एंड साथ में सी इज इक्वल्स टू डी नहीं है, अगर ये मान लो नहीं है, मान लो ए इज इक्वल्स टू बी है मान लो, और ये सही है, मतलब मैं दिख के दिखा रहा हूं, अगर ए इज इक्वल्स टू बी आ जा रहा है और सी नॉट इज इक्वल्स टू डी आ जा रहा है, तब भी ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। समझ में आ रहा है? यहां ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये अकायरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये दोनों होने चाहिए सेटिस्फाई। क्लियर? अगर इन दो कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो एलीन में कायरलिटी कब शो होता है, जब उसमें दो डबल बॉन्ड हो, साथ साथ ए नॉट इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए और सी होना चाहिए नॉट इज इक्वल्स टू डी। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब एलीन टाइप का ही और कोई मॉलिक्यूल देखते हैं। क्लियर? मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं और इसको भी मिटा दे रहा हूं। चलो पहले एलीन में एक दो देख लेते हैं। मैं यहां पर कर दिया H, यहां पर कर दिया F, यहां पर कर दिया H, यहां पर कर दिया Br, मान लो ऐसे कर दिया। अब सुनना ध्यान से, अब हम देख रहे हैं कि यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, लेकिन यहां पर दो सेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको इन दो को सेम नहीं करना है। तो ये दो डिफरेंट है कि नहीं है, ये दो डिफरेंट है, और ये दो भी क्या है, डिफरेंट है। ये दो भी डिफरेंट है और ये दो भी डिफरेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, काइरल। समझ में आया? बट अब देखना, उसको उतार लो, ठीक है। अब देखना, अगर मैं इसको H कर दूं और इसको F कर दूं, अब देखना, अब ये दो क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे ही ये दो सेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अकाइरल। समझ में आया? आसान था ना? कंडीशन क्या है, दो डबल बॉन्ड होने चाहिए और ये दो डिफरेंट होने चाहिए, और ये दो भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर हुआ इतना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं हम लोग एक दो चीजें और, जो कि है सी डबल बॉन्ड सी। इस बार बना दे रहा हूं मैं यहां पर
रिंग। अब सुनना ध्यान से, दो डबल बॉन्ड हो या तो दो रिंग हो या फिर एक डबल बॉन्ड हो एक रिंग हो, मतलब टोटल दो होने चाहिए। 1+1 2 हुआ, दो डबल बॉन्ड होता तो भी 2 होता, एक रिंग और एक रिंग होता तो भी 2 होता। समझ में आ रहा है? आसान है बहुत। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहां मैं एच कर दिया, यहां मैं एच कर दिया। ठीक है, यहां मैं वेच डैश दिखा दूं क्या? चलो वेच डैश दिखा देते हैं। ये CH3 हो गया और ये क्या हो गया हमारा? H हो गया। क्लियर? ये CH3 और ये क्या हो गया हमारा? H हो गया। अब मान लो ये मैं H कर दूं और ये भी मैं क्या कर दूं? H। तो पहली बात तो देखो, यहां पर ये दोनों सेम हो गया ना। अगर दो सेम हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? अकाइरल। समझ में आया? बट इसको उतारो। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है? अगर मैं इसको F कर दूं, इसको मैं F कर दूं, अब देखो यहां पर दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? है। और देखो यहां पर भी दोनों डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? ये और ये भी डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? तो यहां पर ये भी डिफरेंट है और यहां पर ये भी डिफरेंट है। दिख रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमको क्या मिलेगा? हमको यहां पर मिलेगा काइरल। समझ में आया? क्योंकि अगर मैं ऐसे प्लेन पास करूंगा, अगर मैं ऐसे एक लाइन पास करूंगा तो जो ऊपर आ रहा है वो नीचे नहीं आ रहा है, वैसे यहां पर भी जो ऊपर आ रहा है वो नीचे नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? वो काइरल। समझ में आया कैसे निकलता है काइरलिटी वगैरह? आसान था बहुत। चलो ठीक है, अब एक दो और देखते हैं। चलो देखना। ठीक है, यहां पर मैं कर दिया H, यहां पर मैं कर दिया F। अब देखना ध्यान से, यहां पर इसको भी H करो, एक काम करो, इसको भी H करो, इसको भी H करो। ये भी कर दिया मैं H, और मैं इसको भी कर दे रहा हूं H, और मैं इसको भी कर दे रहा हूं मैं H। हाँ अब ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है? H। यहां पर भी क्या है? H। दोनों सेम आ गया ना? दोनों क्या आना चाहिए था? अलग आना चाहिए था। तो दोनों सेम आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? अकाइरल। क्या हो जाएगा? अकाइरल। बट यह एक ट्विस्ट है। हम लोग ये वाला रूल तो चेक कर लिए, बट हम लोग ये चीज देखना भूल गए कि देखो यहां पर असिमेट्रिक सेंटर है ना? यहां पर असिमेट्रिक सेंटर दिख रहा है ना? एक Cl है, एक H है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये कार्बन है। चारों डिफरेंट है ना? तो यहां पर क्या होगा? एक असिमेट्रिक सेंटर है। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या है? एक असिमेट्रिक सेंटर है। और मैं पहले बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर एक असिमेट्रिक सेंटर दिख रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? काइरल। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? काइरल। अब देखो यहां पर मैं क्या लिखा हूं? अकाइरल। और अकाइरल क्यों लिखा हूं मैं? क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। और यहां पर मैं क्या लिखा हूं? काइरल। काइरल क्यों लिखा हूं? क्योंकि क्या है? असिमेट्रिक सेंटर है। क्लियर? अब देखना, कायरलिटी जो है वो दो टाइप का होता है। जो कायरलिटी है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सियल कायरलिटी, एक होता है सेंट्रल कायरलिटी। दिखा रहा हूं मैं। एक होता है एक्सियल कायरलिटी और एक होता है सेंट्रल। एक होता है एक्सियल कायरलिटी, एक होता है सेंट्रल कायरलिटी। सुनेंगे ध्यान से। सेंट्रल कायरलिटी क्या होता है? मान लो एक कंपाउंड है कार्बन, उसमें एक तरफ लगा हो CH3, और मान लो एक तरफ लगा हो हाइड्रोजन, और एक तरफ लगा हो फ्लोरीन, और एक तरफ लगा हो मान लो ब्रोमीन। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर असिमेट्रिक सेंटर है कि नहीं? कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट है कि नहीं है? तो अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी असिमेट्रिक सेंटर होने के कारण आ रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कायरलिटी। मॉलिक्यूल में अगर कायरलिटी जो आ रहा है वो असिमेट्रिक सेंटर होने के कारण आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रल कायरलिटी। जैसे कि यहां पर मॉलिक्यूल कायरल क्यों था? क्योंकि यहां पर क्या है? असिमेट्रिक सेंटर है। तो यहां पर जो कायरलिटी आ रहा है वो क्यों आ रहा है? ड्यू टू सेंट्रल कायरलिटी। तो ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेंट्रल कायरलिटी। समझ में आया ना कि सेंट्रल कायरलिटी क्या होता है? अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी असिमेट्रिक सेंटर के कारण आ रहा हो तो क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रल कायरलिटी। अब चेक करते हैं एक्सियल कायरलिटी क्या होता है। सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल है। एक्सियल कायरलिटी क्या होता है?
मान लो मैं सी बना दिया, डबल बॉन्ड सी बना दिया, और मान लो मैं ऐसे बना दिया, मान लो, ठीक है। यहां लगा दिया मैं एच, यहां लगा दिया मैं एफ। अब मान लो यहां लगा दिया एफ और एच, और यहां लगा दिया मैं बी आर और सी एल, मान लो ऐसा लगा दिया। क्लियर है? मान लो ऐसा लगा दिया। अब चेक करना यहां पर जो है वो सेंट्रल कायरलिटी भी है कि नहीं है। ये भी सेंट्रल कायरलिटी है, ये भी सेंट्रल कायरलिटी है, और यहां पर ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? है। और वैसे ही ये दोनों भी डिफरेंट है कि नहीं है? है। तो यहां पर मैं अगर प्लेन पास भी करूंगा तो जो चीज प्लेन के ऊपर आ रहा है वो नीचे नहीं आ रहा, मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? काइरल। और यहां पर कायरलिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर प्लेन है ना? तो इसको बोलते हैं एक्सियल कायरलिटी, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल कायरलिटी। थोड़ा बहुत समझ में आया? तो मैं जो पहले एग्जांपल ले रहा था एलिन का, जिसमें मैं प्लेन डालकर चेक कर रहा था, तो वो क्या, कौन सा कायरलिटी था? एक्सियल कायरलिटी था। बट जो मैं अभी चेक कर रहा हूं, अभी जो लिखा हूं, वो क्या है? सेंट्रल कायरलिटी। समझ में आया? अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर है और उसके कारण कायरलिटी आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सेंट्रल कायरलिटी। और अगर मॉलिक्यूल में प्लेन डालने पर, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होने पर, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का दो कंडीशन था, लिखाया था मैं यहां पर, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होने पर कायरलिटी आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एक्सियल कायरलिटी। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। क्लियर है? इसको मैं मिटा रहा हूं, तब तक अब इसको नोट कर लो। चलो ठीक। और ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक सवाल आता है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए हम लोग को कितने कायरल कार्बन है, कितने टाइप का कायरलिटी है, वो पता होना चाहिए। ठीक है? वैसे सवाल आते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है, चेक करेंगे हम लोग। ठीक है? और यहां बना रहा हूं मैं। चलो देखो, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है। अगर ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, तो अगर मैं यहां से एक प्लेन पास कर भी रहा हूं तो प्लेन के जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? काइरल। और कौन सा काइरल होगा? कौन सा काइरल होगा? एक्सियल कायरलिटी। इसमें क्या आएगा? एक्सियल कायरलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां चेक करो, यहां पर जो ऊपर है वही नीचे है, मतलब इस बार मैं प्लेन डालूंगा तो नहीं आंसर आएगा, क्योंकि जो ऊपर है वही क्या है? नीचे। तो इस बार यहां पर एक्सियल कायरलिटी नहीं होगा। लेकिन यहां चेक करो, यहां पर कायरल सेंटर है कि नहीं है? है ना? तो यहां कायरल सेंटर होने के कारण ये क्या हो जा रहा है? कायरल हो जा रहा है। और कायरलिटी क्यों आ रहा है? ड्यू टू सेंट्रल कायरलिटी। क्यों आ रहा है? ड्यू टू सेंट्रल कायरलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रहा है, क्योंकि आगे हम लोग जब क्वेश्चन आता है ना नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर निकालने के लिए, तो हमको पता होना चाहिए कितने कायरल सेंटर है वहां पर। समझ में आया क्या होता है सेंट्रल कायरलिटी, क्या होता है एक्सियल कायरलिटी? बहुत सिंपल था। वेरी गुड, इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एलीन में होता है एग्जैक्टली सेम हमको मिलेगा स्पाइरो में भी। जैसे एलीन में होता है बिल्कुल वैसे ही कहां पे होगा? स्पाइरो में भी होगा। स्पाइरो सिस्टम, या फिर स्पाइरो रिंग बोल सकते हैं हम लोग, स्पाइरो रिंग बोल सकते हैं। जैसे एलीन में देखिए क्या कंडीशन है, कितने होने चाहिए? होने चाहिए हमारे पास दो डबल बॉन्ड। तो यहां कितने रिंग होने चाहिए? यहां हमारे पास होने चाहिए दो रिंग। क्लियर? अब सेम रूल यहां पर भी है। मैं इसको ए कर दूंगा, इसको बी कर दूंगा, इसको सी कर दूंगा और इसको डी कर दूंगा। रूल बिल्कुल सेम है। कितने रिंग होने चाहिए? दो रिंग होने चाहिए, है ना? दो रिंग्स होने चाहिए। सेकेंड रूल क्या है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी,
एंड सी शुड नॉट बी इज इक्वल्स टू डी। यही दो रूल हम लोग वहां पढ़ के आए थे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इस वाले को बोलते हैं। ऐसा अगर हो ना तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अगर ऐसे दो रूल फॉलो कर रहा है, अगर ये दो रूल फॉलो कर रहा है ना, अगर ये दो रूल को फॉलो कर रहा है तो जो कायरलिटी आएगा वो कौन सा होगा? सेंट्रल की एक्सियल। अगर ये दो रूल फॉलो कर रहा है तो जो कायरलिटी आएगा वो कैसे होगा? वो होगा एक्सियल कायरलिटी। वो क्या होगा हमारा? एक्सियल कायरलिटी। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। वेरी गुड। तो ये क्या होता है? क्या शो करता है ये शो करता है एक्सियल कायरलिटी। क्लियर है? क्लियर ना? इतना जो एलीन में था बिल्कुल वही स्पाइरो में भी है। इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ठीक। अब देखते हैं हम लोग बाइफिनाइल सिस्टम। ये हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं ना। अब हम देखते हैं बाइफिनाइल सिस्टम। इसमें देखना कैसे होता है। ये हो गया, ये हो गया बाइफिनाइल हमारा रिंग। रिंग यहाँ पे एक होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ एक होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ होगा। ये लेट ए, लेट बी, लेट सी और ये डी। क्लियर? अब सुनना ध्यान से। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर है। ये दोनों रिंग आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ए बी सी डी, मतलब अगर ए नॉट इज इक्वल्स टू बी आ रहा है एंड सी नॉट इज इक्वल्स टू डी आ रहा है, अगर ए नॉट इज इक्वल्स टू बी आ रहा है और सी नॉट इज इक्वल्स टू डी आ रहा है, क्लियर ना? तो इसमें भी कायरलिटी आ सकता है। इसमें भी क्या आ सकता है? कायरलिटी। क्लियर? इसमें भी क्या आ सकता है? कायरलिटी। बट यहां पर एक छोटा सा कंडीशन है कि ए बी सी डी में से एटलीस्ट तीन क्या होने चाहिए? बल्कि ए बी सी डी में से एटलीस्ट तीन क्या होने चाहिए? बल्कि होने चाहिए। एटलीस्ट तीन क्या होने चाहिए हमारे पास? बल्कि होने चाहिए। क्लियर ना? एटलीस्ट तीन ग्रुप क्या होने चाहिए? हम एटलीस्ट तीन जो ब्रांच है वो क्या होने चाहिए हमारे पास? बल्कि होने चाहिए, तभी ये निकल पाएगा। क्लियर है? मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं आप लोग को। चलो देखो, मिटा रहा हूं ना इसको मैं। चलो देखो क्या है। ये मान लो है COOH, ये भी क्या है? COOH। ये है मान लो NO2, ये है मान लो NO2। हमारा कंडीशन क्या था कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए और ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा। ये दोनों भी इक्वल है और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। तो क्लियरली दिख रहा है अगर इक्वल इक्वल आ रहा है तो ये क्या होगा? अकाइरल, है ना? और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं है। क्लियर हुआ इतना? अब दूसरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगर मैं इसको मिटाने के बजाय उतार लिए ना, यही करता हूं चेंज। अब देखना ध्यान से ना क्या हो सकता है। अब मैं बल्कि बल्कि चीज लूंगा। क्लियर? अब लेट में ले लिया यहां पर COOH, ठीक है, और मान लो मैं यहां पर ले लिया NO2। क्लियर? अब मान लो मैं यहां पर क्या ले लिया? NO2, यहां पे ले लिया COOH। अब देखो, हमको इन दोनों को देखना ही नहीं है। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? इन दोनों पे। और हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों अलग है कि नहीं है? है। वैसे ये दोनों भी क्या है? अलग है। ये दोनों भी अलग है, ये दोनों भी अलग है। क्लियर ना? अगर दोनों अलग अलग है और हमको ये भी दिख रहा है कि ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है और ये भी क्या है हमारे पास? बल्कि है। क्लियर? ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है और ये भी क्या है हमारे पास? बल्कि है। तो चारों बल्कि है और ये अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है। मतलब कैसे रहेगा? ये रिंग और ये रिंग आपस में परपेंडिकुलर रहेगा। और अगर परपेंडिकुलर है मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा परपेंडिकुलर दिख रहा है ना? तो अगर परपेंडिकुलर है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा हमारे पास?
कायरल हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या हो जाएगा ये? कायरल। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग अच्छा कंडीशन ना। अब देखना ध्यान से ना, ये इंटरेस्टिंग वाला आ जाएगा। यहां पर मैं H कर दिया, यहां पर मैं D कर दिया, यहां पर मैं SO3H कर दिया, और लेट में यहां पर क्या कर दे रहा हूं? CH3। और यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं? CH3। इतना क्लियर है? आया नहीं आया? हाँ। अब देखना ध्यान से। अब मेरे को दिख तो रहा है कि ये अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है। तो हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग ये तो हो रहा है, रूल सेटिस्फाई कर रहा है पहले वाला। बट उसके बाद में एक और चीज बोला था कि एटलीस्ट 3 क्या होने चाहिए? बल्कि। और यहां सिर्फ कौन कौन बल्कि है? ये वाला बल्कि है और ये वाला बल्कि है, ये दोनों बल्कि नहीं है। तो क्योंकि यहां सिर्फ 2 ही बल्कि है, तो जो रिंग परपेंडिकुलर था, अब वो घूम के क्या बन जाएगा? पैरेलल। तो ये रिंग घूमेगा और कैसे बन जाएगा? इसके पैरेलल। और अगर रिंग पैरेलल बन गया तो रिंग के बीच से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकता हूं। तो क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही बल्कि था, यहां पर सिर्फ 2 ही बल्कि था, इस कारण अलग अलग होते हुए भी इसमें क्या आ गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। और ये क्या हो जाएगा हमारा? अकायरल। समझ में आ रहा है ना? हमको अलग अलग तो देखना ही है। फर्स्ट कंडीशन ही वो है कि अलग अलग होने चाहिए, बट उसके बाद सेकंड कंडीशन भी लगाना है हमको कि अलग अलग होने के बाद हमको ये चेक करना है कि एटलीस्ट 3 क्या होने चाहिए? बल्कि होने चाहिए। अगर एटलीस्ट 3 बल्कि नहीं है तो एक रिंग जो है वो रोटेट होके बन जाएगा पैरेलल। और जैसे ही पैरेलल आता है तो क्या हो जाएगा उसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो हो जाएगा अकायरल। समझ में आ गया? ये था पूरा कहानी हमारे बाइफिनाइल सिस्टम का। अब सवाल ये आता है कि कौन बल्कि है और कौन बल्कि नहीं है, कौन सा बल्कि है और कौन सा बल्कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ऑर्डर लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, इसको उतारो, फिर लिखवाता हूं। चलो, ये है ऑर्डर ऑफ बल्कीनेस। ठीक है, सबसे पहले हमारा आएगा Br, Br के बाद आएगा हमारा CH3, CH3 के बाद हमारा आएगा Cl, Cl के बाद हमारा आएगा NO2, NO2 के बाद हमारा आएगा COOH, COOH, COOH के बाद हमारा आएगा OCH3, OCH3 के बाद हमारा आएगा F। क्लियर हुआ इतना? अब F के बाद फिर H, H तो और छोटा होता है, तो याद रखना H एंड D ये हमेशा क्या रहेंगे? स्मॉल। हमेशा क्या रहेंगे? स्मॉल। D मतलब ड्यूटेरियम, जो है, जो कि H का आइसोटोप होता है ना? तो ये होता है ऑर्डर ऑफ बल्कीनेस, इस चीज को याद रखना। और अगर H और D आ गया तो वो हमेशा क्या होगा? स्मॉल, तो वो बल्कि नहीं होगा। H और D कभी बल्कि नहीं होते। क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड। इसको उतारो, हम लोग अब बढ़ते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले मॉलिक्यूल पे, है ना, जो कि है एंजा कंपाउंड। हाँ, एक और चीज, वो ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि होना चाहिए। बल्कि कहां पे होना चाहिए? बाइफिनाइल में ऑर्थो पोजीशन पर। तो जो मैं जो पोजीशन पर लगा रहा था हर बारी, आप देखना वो ऑर्थो पोजीशन था। ठीक है ना? तो बल्कि कहां होना चाहिए? ऑर्थो पर होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो। ये मॉलिक्यूल थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है। ये होता है एंजा कंपाउंड। ये क्या होता है हमारा? एंजा कंपाउंड। क्लियर? और एंजा कंपाउंड में आता है प्लेनर कायरलिटी। एंजा में क्या आता है? प्लेनर कायरलिटी। क्लियर है इतना? एंजा में क्या आता है हमारा? प्लेनर कायरलिटी। क्लियर है इतना? चलिए देखो एंजा बनता कैसे, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। यहां पर एक सिंपल सा रिंग रहेगा, और यहां पर सिंपल सा ओ रहेगा, और यहां पर CH2 रहेगा, यहां पर CH2 रहेगा जिसका नंबर रहेगा N, यहां पर CH2 रहेगा, और यहां पर ये रहेगा। तो ये हम लोग पढ़ के आते हैं। ये क्या होता है? सिंपली क्या होता है? ये एंजा कंपाउंड। अब सुनना, हम लोग क्या देखे थे? ये कैसे होता है? प्लेन में। और ये जो होता है वो क्या होता है? हैंडल। मतलब ये जो रहेगा वो आपका प्लेन में है, और ये क्या है? हैंडल है। ये प्लेन में है और ये क्या है? हैंडल है।
अगर ये रोटे हैंडल या फिर प्लेन रोटेट होके ऐसा हो गया तो पैरेलल हो गया, दिख रहा है? अभी ऐसा है, अगर ये रोटेट कर गया तो कैसा बन जाएगा? पैरेलल। समझ में आ रहा है ना? तो इस रोटेशन और जैसे ही पैरेलल आएगा तो क्या हो जाएगा? वो अकाइरल। पैरेलल मतलब अकाइरल, याद रखना, जो चीज पैरेलल आ गया वो अकाइरल, अगर प्लेन में आ गया तो अकाइरल। याद रखना, अगर प्लेनैरिटी है मतलब अकाइरल, प्लेनैरिटी से सिंपली क्या आता है? अकाइरलिटी आता है। काइरल है मतलब वो प्लेनर नहीं होगा। अभी एक ऊपर है और एक नीचे है तो प्लेनर नहीं है, ठीक है? जैसे ही ऐसे होगा, देखो प्लेन में आ गए, दोनों एक ही प्लेन में आ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा? अकाइरल। तो हम इस रोटेशन को रोकने के लिए ऑर्थो पे एक ग्रुप लगाते हैं। ऑर्थो पे लगाते हैं बल्कि ग्रुप। मान लो मैं क्या लगा दूं? COH। हम क्या लगाते हैं? ऑर्थो पे क्या लगाते हैं? एक बल्कि ग्रुप। जैसे ही मैं ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप लगाया, अब रोटेशन हो नहीं पाएगा। अगर रोटेशन नहीं हो पाएगा तो अब प्लेन में आएगा ही नहीं, अगर प्लेन में नहीं आएगा तो क्या होगा? काइरल। समझ में आ गया? हम लोग इस रिंग का रोटेशन को रोकने के लिए रिंग पे क्या लगा दिए हैं? ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप। क्लियर? लेकिन सिर्फ रिंग पर लगाने से काम नहीं चलता। अब सुनना ध्यान से, अगर हैंडल बहुत लंबा हो जाए, अगर मेरा हैंडल जो है ये इसका कैसे होता है स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर होता है हैंड बैग के टाइप। ये बेंजीन रिंग जो है आपका बैग है, और जो ऊपर वाला ये दिख रहा है ना, ये आपका हैंडल है। अगर हैंडल बहुत लंबा हो जाएगा तो अपने आप नीचे आ जाएगा, है ना? तो हैंडल अगर बहुत लंबा होगा तो रोटेशन ईजी हो जाएगा। हैंडल अगर बहुत लंबा तो रोटेशन ईजी, और हैंडल लंबा मतलब नंबर ऑफ एन। तो सुनना ध्यान से, अगर नंबर ऑफ एन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 हो गया है, 10 हो गया है, अगर नंबर ऑफ एन मतलब एन अगर ज्यादा हो जाएगा, 9 हो गया है, 10 हो गया है, सुनना ध्यान से, अगर एन जो है वो 9 हो गया है, 10 हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ जाएगा? आपका प्लेन में। और जैसे ही प्लेन में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये अकाइरल। बट अगर नंबर कम है, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अगर नंबर कम है तो ये वैसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा? काइरल। क्लियर ना? तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, अगर इफ, यहां लिखता हूं ना, इफ n इज लार्ज इन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? अगर n लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा प्लेन में। तो क्या बन जाएगा? ये प्लेनर। और जैसे ही बनेगा प्लेनर, ये क्या हो जाएगा? अकाइरल, है ना? ये हम लोग देखे हैं। और अगर n छोटा है, इफ n इज स्मॉल, या फिर लेसर या फिर स्मॉलर, स्मॉल एन, स्मॉल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? स्मॉल इन नंबर, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन प्लेनर। कैसा रहेगा? ये नॉन प्लेनर। और जैसे ही ये नॉन प्लेनर आया तो क्या बनेगा? ये काइरल। बट इन दोनों रूल में एक कंडीशन है, यहां पर क्या होना चाहिए? बल्कि। अब अगर हम n को बहुत कम कर दिए तो n को बहुत कम करने पर काइरल तो हो जाएगा, बट अगर यहां बल्कि ग्रुप नहीं रहा तो हैंडल वैसे ही रहेगा, रिंग घूम जाएगा। दोनों प्लेन में आए कि नहीं आए? तो हमको इसका भी नंबर कम चाहिए और यहां भी क्या चाहिए? बल्कि ग्रुप चाहिए। समझ में आया? अगर यहां का नंबर कम है और यहां बल्कि ग्रुप है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्लेन, काइरल। क्लियर? लेकिन अगर n का नंबर तो कम है, n का नंबर तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, मैं इसको a लिखता हूं ना, इसके साथ में एक रूल है, एंड a शुड बी बल्कि, a शुड बी बल्कि, मतलब a होना चाहिए बल्कि, n होना चाहिए कम, तब जाके ये क्या होगा? काइरल। अगर a नॉन बल्कि रहा, अगर a बल्कि नहीं रहा और हैंडल कितना भी छोटा हो तो भी क्या हो जाएगा? ये अकाइरल। वैसे ही अगर a बल्कि रहा और हैंडल बहुत बड़ा हो गया है तो भी क्या हो जाएगा? ये अकाइरल। समझ में आ गया? तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था एंजा कंपाउंड, बट ये पूरा कहानी था एंजा कंपाउंड का। क्लियर है इतना? इसको उतार लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलो ठीक है। बस ये यही टफ था, अब इसके बाद तो सब इजी है। ये थोड़ा टफ नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये, इसके बाद तो सब इजी है। अब देखते हैं हम लोग पैरासाइक्लोफेन्स। अब देखते हैं हम लोग पैरासाइक्लोफेन्स।
अब देखते हैं हम लोग पैरासाइक्लोफेन्स। क्लियर? देखना क्या होता है पैरासाइक्लोफेन्स, कैसे बनता है दिखा रहा हूं मैं आपको। बहुत सिंपल है, ये बनाओ, हम लोग देखे भी है। ये बनाओ, रिंग बनाओ, यहां एक रिंग बनाओ। हाँ, अब देखो, ये दोनों रिंग आपस में क्या है? पैरेलल। दोनों रिंग आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इधर से काटो, बीच से काटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। दोनों रिंग के आपस में पैरेलल। अगर रिंग देखो, दोनों रिंग आपस में क्या है? पैरेलल। अगर दोनों रिंग पैरेलल है तो मैं चाहे तो बीच से काट दूं, चाहे तो ऊपर से सेंटर से काट दूं। प्लेन आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये पैरेलल है। हमको पैरेलल नहीं चाहिए। अगर एक पैरेलल रहा और एक परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर काम बन जाएगा। जब तक दोनों पैरेलल है तब तक वो क्या है? अकाइरल। लेकिन अगर दूसरा वाला घूम के परपेंडिकुलर हो जाए, अब यहां पे काम बन गया। अब हम लोग निकाल सकेंगे काइरलिटी। तो हम लोग इसमें रोटेशन कराएंगे। क्लियर? हम लोग बाइफिनाइल में रोटेशन को रोक रहे थे होने से, बट यहां हम लोग रोटेशन कराएंगे। और रोटेशन कब होगा? अगर यहां बल्कि बल्कि आ गया। अगर मान लो यहां ए है और मान लो यहां पर बी है, और दोनों बल्कि बल्कि आ गया है ना, ए और बी दोनों बल्कि हो जाएगा, तो अपने आप ये घूम जाएगा ऐसे। तो एक ऐसे हो जाएगा और एक कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मेरे को इसमें, अगर मेरे को देखो, अभी देखो कुछ नहीं लगाया हूं मैं, तो मैं यहां से डाल सकता हूं प्लेन, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? अकाइरल। बट जैसे ही मैं यहां पर ए लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया? बी, और ए और बी को बल्कि कर दिया, अब बिल्कुल स्टेबल नहीं है पैरेलल में। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, बट ये घूम के ऐसे हो जाएगा, तो ये हुआ परपेंडिकुलर। तो जैसे ही ए एंड बी मेरा क्या हो जाएगा? बल्कि, तो ये क्या बन जाएगा? काइरल। समझ में आया? ये होता है आपका पैरासाइक्लोफेन्स। क्लियर है इतना? वेरी गुड, इसको देख लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा ये और ये क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यहां भी लगा सकते हो कुछ कुछ, यहां भी लगा सकते हो, बट कंडीशन क्या है? क्या होना चाहिए? बल्कि। अब मैं यहां पर लगा दे रहा हूं एच, है ना, और यहां पर लगा दे रहा हूं डी, और बोल रहा हूं कि देखो प्लेन तो नहीं है, तो गलत है। ये प्लेन नहीं है, हाँ बिल्कुल, प्लेन के ऊपर जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, बट दोनों आपस में क्या है? बट दोनों पैरेलल है, और पैरेलल है, और सॉरी दोनों प्लेन में है, मतलब ये क्या हो जाएगा? अकायरल, क्योंकि ये बल्कि नहीं है। ए और बी क्या होने चाहिए? बल्कि होने चाहिए। समझ में आया? जो ए और बी है वो क्या होने चाहिए? बल्कि होने चाहिए। समझ में आया आपको? पैरासाइक्लोफेन्स बहुत सिंपल था। ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगाना है। अगर ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो वो कायरल है, अगर ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो वो अकायरल है। इतना सिंपल है। क्लियर? उतारो, इसको आगे देखते हैं। लास्ट हो गया ना? आप देखते हैं हम लोग हेलिकल। हम लोग देखते हैं हेलिकल। ये तो कुछ है ही नहीं, हमेशा याद रखना, हेलिकल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। हेलिकल्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब हेलिकल्स आर ऑलवेज काइरल। याद रखना इस चीज को। हेलिकल क्या रहेगा? ऑलवेज काइरल। अगर एग्जाम में हेलिकल दे दिया तो कुछ निकालना ही नहीं है, वो क्या होगा? हमेशा काइरल होगा। क्लियर? कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्लियर? उसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक और कायरलिटी से रिलेट करते हुए एक टॉपिक आता है जो 11th में भी है, जो कि है वॉल्डन इन्वर्जन, जो कि है हमारा वॉल्डन इन्वर्जन। अब देखो, वॉल्डन इन्वर्जन को हम लोग को उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाए। ठीक है? और बहुत इजी है, 2-3 पॉइंट में ही हो जाएगा, समझ में इजीली आ जाएगा बहुत। पूरा वॉल्डन इन्वर्जन थ्योरी पढ़ने हम यहाँ पर आए भी नहीं है, हमारा मेन फोकस है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है? चलो देखो, मैं अगर एन बनाऊं, यहां पर लोन पेयर कर दूं, मैं लेट यहां पर कर दिया सी एस थ्री नहीं करता ना, बड़ा हो जाएगा। यहां पर कर दिया एच, और यहां पर कर दिया मान लो बी आर, एग्जाम्पल है ना, और यहां पर कर दिया मान लो मैं फ्लोरीन। तो हम लोग को दिख रहा है कि यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप चाहे यहां से काटोगे तो अलग, कहीं से भी काटोगे तो अलग, तो ये क्या होगा?
ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुआ? अब सुनना, वॉल्डन, और ये क्या है? sp3 है ना, तो sp3 मतलब क्या है? ये पिरामिडल है। ये क्या है? sp3 है। और क्या है ये? पिरामिडल है। क्लियर? अब देखना वॉल्डन इन्वर्जन में क्या होता है, यही वाला जो कंपाउंड है वो ऐसे बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका Br यहां पर, ये आपका आ गया H, और ये आपका आ गया F, और ये क्या आ गया आपका? लोन पेयर। क्लियर? ये आपका क्या आ गया? सिंपली लोन पेयर। क्लियर ना? अब देखो, अब ये क्या दिख रहा है हमको? प्लेनर दिख रहा है ना, प्लेनर दिख रहा है ना, तो ये क्या बन गया? sp2। तो अगर ये sp2 बन गया मतलब प्लेनर आ गया। अब मैं मॉलिक्यूल को बीच से काट सकता हूं। मैं, अब देखो ऐसे मत देख लेना ना, ये ऐसे है, सेंटर पे n है, इस तरफ h है, इस तरफ f है, और इस तरफ br है, तो मैं बीच से काट सकता हूं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? अकाइरल। ये क्या हो जाएगा हमारा? अकाइरल। जहां प्लेनैरिटी आ गया वहां अकाइरल। याद रखना इस चीज को, जहां पे आपका प्लेनैरिटी आ गया, जहां भी मॉलिक्यूल कंपाउंड आपका प्लेनर हो गया, तो वो क्या होगा? अकाइरल। क्लियर? अब चेक करना, इसमें ये फर्दर होता है, और अब ये उल्टा बन जाएगा। अब ये बन जाएगा ऐसा, लोन पेयर यहां, यहां पर होगा आपका H, यहां पर होगा आपका Br, और यहां पर होगा आपका F। अभी ये क्या है? sp3, और ऑप्टिकली क्या है? ये एक्टिव। और ये क्या था? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। समझ में आया क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वॉल्डन इन्वर्जन। ये क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव, बट बीच में क्या बन जा रहा है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वॉल्डन इन्वर्जन के कारण ये, मान लो इसको S बोल दूंगा, और इसको बोल दूंगा मान लो R। इसको मान लो R बोल दिया, उसको मान लो S बोल दिया। तो वॉल्डन इन्वर्जन के कारण, सबसे पहला, वॉल्डन इन्वर्जन के कारण मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इस चीज को याद रखना, वॉल्डन इन्वर्जन अगर मॉलिक्यूल में हो रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। रीजन क्या है? वॉल्डन इन्वर्जन में क्या बन जाता है? sp2, और sp2 क्या होता है? प्लेनर। और जो स्पीशी प्लेनर है उसमें क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो क्या हो जाएगा? अकाइरल। समझ में आया? अब देखो, वॉल्डन इन्वर्जन के कारण इसमें R और S जनरेट हो रहा है। क्लियर? क्या जनरेट हो रहा है? R और S जनरेट हो रहा है। तो R और S इक्वल परसेंट में अगर आए तो उसको बोलते हैं रेजेमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको? रेजेमिक मिक्सचर। तो वॉल्डन इन्वर्जन के कारण ये क्या बन जा रहा है? रेजेमिक मिक्सचर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? लिख दूं क्या यहां पे? ये क्या बन जा रहा है? रेजेमिक मिक्सचर बन जा रहा है। और हम लोग लास्ट लेक्चर में देख के आए हैं, रेजेमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया ना? तो वॉल्डन इन्वर्जन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है, और वॉल्डन इन्वर्जन में क्या बन जा रहा है? रेजेमिक मिक्सचर बन जा रहा है, इक्वल परसेंटेज ऑफ R एंड इक्वल परसेंटेज ऑफ S। तो जिस भी स्पीशी में वॉल्डन इन्वर्जन हो गया वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्लियर? इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो, एक और चीज देखना इसमें। ये क्या है? sp3। ये क्या है? sp2। हमको पता है sp3 का एंगल 109 कुछ होता है, मान लो नहीं होता है। sp3 कितना होता है? 109 होता है। और sp2 में कितना होता है? 120 होता है। मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो वॉल्डन इन्वर्जन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको, मॉलिक्यूल को sp2 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मतलब एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, क्योंकि वॉल्डन इन्वर्जन होने के लिए sp2 चाहिए होता है ना? और sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। और 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग, याद रखना, 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग में ऑलरेडी एंगल स्ट्रेन होता है। 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग में ऑलरेडी क्या होता है? एंगल स्ट्रेन होता है। इस कारण 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग कभी भी sp2 में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते, वो 120 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाते। इस कारण ड्यू टू एंगल स्ट्रेन 3 एंड 4 मेंबर्ड रिंग कभी भी वॉल्डन इन्वर्जन शो नहीं करते। इस चीज को याद रखना, 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग में कभी भी वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। समझ में आ गया?
वेरी गुड। अब किस में होगा फिर वॉल्डन इन्वर्जन? अगर 3 में नहीं हो रहा है, 4 में नहीं हो रहा है, तो मैं यहां बनाता हूं 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। चलो ठीक है, चलो देखो मैं यहां बना रहा हूं 5 मेंबर्ड रिंग, और बना दिया मैं 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ भी एक एच भी होगा डेफिनेटली, मैं एच को शो नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली एच भी होगा बट मैं एच को शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 5 मेंबर्ड रिंग और ये हो गया 6 मेंबर्ड रिंग। अब सवाल आ रहा है कि बताओ इन दोनों में किसमें वॉल्डन इन्वर्जन ज्यादा होगा? क्लियर? तो एक चीज याद रखना, वॉल्डन इन्वर्जन को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वॉल्डन इन्वर्जन को सिर्फ फर्क पड़ता है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होना चाहिए, है ना, एंगल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। क्लियर? सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितना ज्यादा सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा, जितना ज्यादा सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा, वॉल्डन इन्वर्जन उतना ज्यादा होगा। इस चीज को याद रखना, जितना ज्यादा सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा, वॉल्डन इन्वर्जन उतना ज्यादा होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आ रहा है? जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। इस चीज को याद रखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो यहां चेक करो, यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। यहां कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5। या फिर जितना ज्यादा बड़ा रिंग होगा उतना इजिली फ्लेक्सिबिलिटी होगा। क्लियर? तो यहाँ 1 2 3 4 है कार्बन, 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है और 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ज्यादा कार्बन कहाँ है? ज्यादा मेंबर्ड रिंग कौन सा है? ये वाला है ना। तो अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो वॉल्डन इन्वर्जन ज्यादा किस में होता है? जो फ्लेक्सिबल होता है ना। तो वॉल्डन इन्वर्जन ज्यादा किस में होगा? बी में होगा ज्यादा ए से। समझ में आया? तो वॉल्डन इन्वर्जन ज्यादा किस में हो रहा है? बी में हो रहा है ए से। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन है। मोर नंबर ऑफ कार्बन तो ज्यादा फ्लेक्सिबल। और वॉल्डन इन्वर्जन को सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि वो सिस्टम रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसमें स्ट्रेन तो नहीं है। क्लियर? और जितना फ्लेक्सिबल उतना ज्यादा हाई क्या होगा? वॉल्डन इन्वर्जन। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे निकलता है? नंबर ऑफ कार्बन से। समझ में आ गया? यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन थे तो मोर फ्लेक्सिबल, यहाँ पे 4 कार्बन थे तो लेस फ्लेक्सिबल। क्लियर? वेरी गुड। अब सुनना, वॉल्डन इन्वर्जन अगर बी में ज्यादा हो रहा है ना, तो बी के लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। इस चीज को याद रखना, वॉल्डन इन्वर्जन होने से बी के लोन पेयर को डोनेट नहीं करता। वॉल्डन इन्वर्जन अगर हो रहा है तो फिर बी के लोन पेयर का डोनेशन नहीं होगा। तो अगर सिंपली ये बेसिक ऑर्डर पूछ दे, अगर ये बेसिक ऑर्डर पूछ दे, तो जिसमें वॉल्डन इन्वर्जन हो रहा है वो लेस बेसिक, क्योंकि वो डोनेट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो वॉल्डन इन्वर्जन ज्यादा बी में हो रहा है ए से, तो बी में बेसिक नेचर कम होगा, ए में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्डन इन्वर्जन होने से जो लोन पेयर है ना, वो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? हम लोग इसको पढ़ेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अभी के लिए इतना बहुत ज्यादा काफी है कि वॉल्डन इन्वर्जन अगर हो रहा है तो उसके लोन पेयर डोनेट नहीं होते हैं। क्लियर? चलो ठीक। एक और चीज नोट करना, खुद से लिखना, वॉल्डन इन्वर्जन को बल्कीनेस से भी फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम बल्की है कि नहीं है, उससे वॉल्डन इन्वर्जन को फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि वॉल्डन इन्वर्जन में क्या बन रहा होता है? sp2, और इसका एंगल कितना है? 120। तो जितना ज्यादा बल्की कंपाउंड होगा, वॉल्डन इन्वर्जन उतना फास्ट होगा। इस चीज को याद रखना, कंपाउंड जितना बल्की, वॉल्डन इन्वर्जन उतना फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका एंगल बढ़ जाएगा, है ना। एंगल बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ इतना? वेरी गुड। चलो ठीक। तो हम लोग करते कंक्लूड, वॉल्डन इन्वर्जन किस में होगा? सबसे पहली बात, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। और फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आता है? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। क्लियर ना? रिंग में। क्लियर? 3 एंड 4 मेंबर्ड रिंग में वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो ठीक, मिटा दूं इसको मैं।
अब एक और चीज याद रखना, वॉल्डन इन्वर्जन सिर्फ नाइट्रोजन में होगा और कार्बन कंटेनिंग लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज में होगा। वॉल्डन इन्वर्जन सिर्फ किस में होता है? वॉल्डन इन्वर्जन सिर्फ नाइट्रोजन में होगा और कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर में होगा। इस चीज को याद रखना। वॉल्डन इन्वर्जन सिर्फ कहां होगा? नाइट्रोजन में होगा और कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में होगा। क्लियर ना? वॉल्डन इन्वर्जन आपका फास्फोरस में नहीं होगा, इस चीज को याद रखना। क्लियर? सिर्फ कहां होगा? नाइट्रोजन में होगा और कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसको उतारो आप। चलो देखते हैं। नेगेटिव है ना वो? हाँ, हमको क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्लियरली क्या होगा इसमें? वॉल्डन इन्वर्जन होगा। और वॉल्डन इन्वर्जन होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। अब एक चीज देखना, मैं अगर एक और बना दूं ना, HBr और मान लो ये बन गया Cl, यहां पे आ जाएगा प्लस। अब बताओ, यहां पर नाइट्रोजन तो है, बट क्या यहां पर वॉल्डन इन्वर्जन होगा? तो आंसर क्या होगा कि यहां वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? यहां पर हाँ नाइट्रोजन तो है, बट नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं होगा तो वॉल्डन इन्वर्जन का कंसेप्ट ही क्या हो गया? खत्म हो गया। और देखो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है ना? क्योंकि यहां पर लोन पेयर ही नहीं है, इसका वॉल्डन इन्वर्जन भी यहां पर नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो चलो वॉल्डन इन्वर्जन का 4-5 पॉइंट पर लिख देता हूं जो मैं बताया हूं, फिर हम लोग उसको फिनिश करते हैं। सिंपल मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है? पहला, वॉल्डन इन्वर्जन से जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है? सेकेंड, 3 and 4 मेंबर्ड रिंग में वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होगा, वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होगा। थर्ड, जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वॉल्डन इन्वर्जन। फोर्थ, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वॉल्डन इन्वर्जन। फिफ्थ, वॉल्डन इन्वर्जन सिर्फ किस में होगा? नाइट्रोजन में होगा और किस में होगा? कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? किस में होगा? नेगेटिव चार्ज या फिर कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था आपका पूरा कहानी वॉल्डन इन्वर्जन का। क्लियर ना? इसके बाहर एग्जाम में नहीं पूछता। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इफेक्टिव लगा हो, समझ में आया हो। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। क्लियर है? थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।